डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे संघीय कार्यपालिका, जिसमें हमने पहले चर्चा की थी राष्ट्रपति के बारे में और राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में चर्चा की थी। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण होता है, इसके बारे में चर्चा की थी। वास्तविक जो कार्यपालिका है वो होती है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो अगला जो है वास्तविक कार्यपालिका प्रधान के रूप में हम प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री को जो है किस प्रकार उसकी नियुक्ति होती है। कल हमने चर्चा की थी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और किस व्यक्ति को करता है, इसके बारे में भी चर्चा की थी कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को या लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को या गठबंधन के नेता को जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है राष्ट्रपति। फिर हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो वो भी राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी कार्यकाल की। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, दोनों प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का, लेकिन लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव से उन्हें जो है 5 वर्ष से पूर्व हटाया जा सकता है, इसके बारे में बात की थी। फिर हम बात कर रहे थे मंत्रिपरिषद का आकार, इसमें हमने पढ़ा था 91वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ उसके अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की थी। शपथ पढ़ा था हमने कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, मंत्रिपरिषद में किस प्रकार कौन कौन से मंत्री होते हैं, तो उसके में चर्चा की थी। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और मंत्री उप मंत्री। ठीक है, तो इन सब के बारे में अब आज हम पढ़ेंगे जो प्रधानमंत्री की जो भूमिका और कार्य क्या है। तो हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की भूमिका, कार्य, व उत्तरदायित्व। तो प्रधानमंत्री किस किस रूप में कार्य करता है, उसके क्या कार्य हैं और क्या उसकी भूमिका है, तो इसको हम एक जो है चार्ट के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से बनाते हैं इसको। जैसे प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री कुछ लोग इसे जो है चमकता हुआ सितारे के रूप में कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जो दायित्व है वो सबसे ज़्यादा होता है लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो क्या क्या भूमिका होती है उसको हम एक डायग्राम से पढ़ते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो सबसे पहली बात तो होती है मंत्रिमंडल का नेता। मंत्रिमंडल का नेता, फिर लोकसभा का नेता, फिर मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक व संघारक। मंत्रिपरिषद का निर्माण वही करता है, वही उसको मंत्रिपरिषद को चलाता है, यानी सारे दिशा निर्देश वही देता है और साथ में उसका संघारक भी होता है। ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय बैठकें होती है उसमें वो भारत का प्रतिनिधित्व करता है।
विदेश संबंध के मामले में बात करेंगे, जब विदेश संबंध विदेश नीतियों का जो है वो निर्माण करता है। फिर सरकार का मुखिया, सरकार का मुखिया कह सकते हो, प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता और शासनाध्यक्ष। फिर मंत्रिपरिषद, व राष्ट्रपति के बीच योजक कड़ी। योजक कड़ी यानी योजक कड़ी मतलब जोड़ने वाली कड़ी। किस किस को? मंत्रिपरिषद को और राष्ट्रपति को के बीच में जो है जोड़ने वाली कड़ी है वो प्रधानमंत्री ही होता है। फिर संसद व कैबिनेट के बीच योजक कड़ी। फिर प्रशासनिक प्रमुख, देखिए ये डायग्राम हमने बनाया है, इसको प्रधानमंत्री के कार्य और भूमिका और उसके उत्तरदायित्व के संबंध में समझ सकते हैं। यहाँ हम संक्षिप्त में समझेंगे और उसके बाद एक एक करके जो है इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो प्रधानमंत्री जो है वो सबसे बड़ी जो है लोकसभा का नेता होता है। पहले पॉइंट के रूप में अगर पढ़ें तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, क्योंकि लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त है उसी दल का नेता, उन्हीं सदस्यों ने उसे अपना नेता चुना है, इसलिए वो लोकसभा का नेता भी होता है। न केवल अपनी पार्टी का नेता होता है, बल्कि साथ में जो है वो लोकसभा का भी नेता होता है। तो लोकसभा में सबसे बड़ा दल उसी का दल है, इस के नाते वह लोकसभा का भी नेता होता है, ठीक है। फिर दूसरी बात करेंगे अगर मंत्रिपरिषद का निर्माता, तो जैसे हमने बात की थी कि प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है, क्योंकि वैसे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति किसको मंत्रिपरिषद या मंत्री बनाएगा? जो प्रधानमंत्री ने जो सुझाव दिया है प्रधानमंत्री की सिफारिश से, यानी प्रधानमंत्री अपनी लिस्ट एक्चुअल में राष्ट्रपति को सौंपता है कि साहब मैं इनको मंत्री बनाऊंगा, ठीक है। और उन्हीं को उसमें विभागों का बंटवारा, तो मंत्रिपरिषद का निर्माता ही वो होता है। अपनी जो है दल में से किसको वो कौन सा पद दे, कौन सा विभाग किसे सौंपे, ये सब उसी के हाथ में होता है, इसलिए उसे मंत्रिपरिषद का निर्माता कहा जाता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण वही करता है, वही लिस्ट सौंपता है राष्ट्रपति को, ठीक है। और संचालक उसको 5 साल तक जो है उनपे किसको का क्या विभाग सौंपना है, किससे क्या कार्य करवाना है, तो उसका संचालक भी वही होता है और संघारक भी होता है। इसका मतलब वो किसी भी मंत्री से कभी भी त्यागपत्र मांग सकता है, ठीक है, या विभागों का विस्तृत जो है एक्सचेंज कर सकता है। विभागों को विभागों में बदलाव भी कर सकता है कि रेलवे मंत्री को वित्त मंत्री बना दिया, वित्त मंत्री को विदेश मंत्री बना दिया, तो विभागों का वितरण भी वही करता है और विभागों को जो है परिवर्तित भी कर सकता है, या किसी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है, या नए मंत्री की नियुक्ति कर सकता है। तो इसका मतलब संघारक भी वो होता है, ठीक है। और संघारक इस तरह भी होता है कि वो अगर लोकसभा को जो है भंग करने की सिफारिश कर दे राष्ट्रपति से,
तो इसका मतलब राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा के भंग होते ही अपने आप मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए उसको संघारक भी कहते हैं। तो मंत्रिपरिषद का निर्माता भी वही होता है, संचालक भी वही होता है, संघारक भी वही होता है। ठीक है, फिर मंत्रिमंडल का नेता अभी बात करती। तो मंत्रिमंडल का नेता कैसे होता है कि मैंने बताया था कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल अलग होते हैं। मंत्रिमंडल में केवल कौन से मंत्री शामिल होते हैं? केवल कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं, जो 20 से 22 जो मंत्री होते हैं, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है, उन्हीं को मंत्रिमंडल बोलते हैं। तो मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक छोटा भाग होता है और महत्वपूर्ण भाग होता है। मंत्रिपरिषद में तो सभी तरह के तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में जो है वो केवल कैबिनेट मंत्री, जो उच्च स्तर के मंत्री हैं, जिनके पास स्वतंत्र विभाग है, केवल वही शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री उन्हीं के साथ चर्चा करके जो है देश के लिए नीतियों का निर्माण करता है, सारे मंत्रियों से, कैबिनेट मंत्रियों से, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है। तो मंत्रिमंडल का नेता वो होता है, यानी जो भी डिसीजन लेना है वो गुप्त रूप से मंत्रिमंडल के साथ, कैबिनेट मंत्रियों के साथ चर्चा करके और देश के लिए लिए जाते हैं, देश के लिए नीतियां बनाई जाती है। तो मंत्रिमंडल का भी नेता वो होता है। इसके अलावा अगर बात करें, प्रशासनिक प्रमुख होता है, सारा देश का प्रशासन उसी के आदेशों के अनुसार चलता है, क्योंकि हर एक विभाग का एक मंत्री होता है और मंत्री के अंदर उसके प्रशासनिक विभाग होता है। जैसे रेलवे मंत्री है तो रेलवे का जो पूरा प्रशासनिक विभाग उसी के नियंत्रण पर कार्य करता है। ठीक है, तो ऐसे नाते कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते जो है प्रशासनिक कार्यपालिका का भी प्रमुख वो होता है। फिर सरकार का मुखिया, प्रवक्ता और शासनाध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति को जो है राष्ट्राध्यक्ष बोलते हैं, जो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, जबकि ये शासनाध्यक्ष होता है, अर्थात शासन का वास्तविक रूप से करने का दायित्व उसी का होता है। ठीक है, तो वो सरकार का मुखिया होता है, मुख्य प्रवक्ता होता है। सरकार का प्रवक्ता के रूप में वो जो है सारे मंत्रियों के रूप में वो जो है मुख्य बातचीत जो है जनता से सीधा संपर्क प्रवक्ता के रूप में करता है। जैसे प्रधानमंत्री वर्तमान में मन की बात में प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं और देश के जो है नीतियों के बारे में जनता से डायरेक्ट चर्चा करते हैं, तो मुख्य प्रवक्ता होता है वो। ठीक है, फिर मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में जोड़ने की कड़ी का काम करता है। कैसे करेगा, इसको भी हम चर्चा करेंगे कि मंत्रिपरिषद ने क्या निर्णय लिया है, इसके बारे में राष्ट्रपति को अवगत कराता है और राष्ट्रपति के दिए गए आदेशों को मंत्रिपरिषद तक पहुंचाता है। तो इन दोनों के बीच में जोड़ने का काम, कड़ी का काम जो है प्रधानमंत्री करता है। संसद और कैबिनेट के बीच, कैबिनेट मंत्रियों ने क्या डिसीजन लिया है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री संसद के भी सदस्य होते हैं, तो वहाँ पर किसी भी मंत्री से कोई भी विभाग से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसका जवाब देता है। तो कैबिनेट ने क्या निर्णय लिया ये संसद के सामने रखता है। ठीक है, तो ये संसद और कैबिनेट के बीच में भी जोड़ने की कड़ी का काम करता है। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जो है वो देश का नेता होता है। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की तरफ से विभिन्न जो बैठकें हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की है, SCO की है, ठीक है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके बैठकों के जो है वो संबोधित करता है और विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम के रूप में जो है इसको पढ़ाया है, यानी इन सब पर प्रधानमंत्री का भूमिका है, प्रधानमंत्री का कार्य है। अब हम इनको एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है और इसका क्या कार्य है। ठीक है, देखिए, तो ये डायग्राम को समझाने का उद्देश्य है कि इन सब के बीच में प्रधानमंत्री है। इसका मतलब ये सब काम प्रधानमंत्री ही करता है। तो एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद व लोकसभा दोनों का नेता होता है। मंत्रिपरिषद का तो होता ही है, साथ में लोकसभा का भी नेता होता है। ठीक है, इसलिए एक देश में PM की भूमिका, प्रधानमंत्री की जो भूमिका और कार्य जो हैं वो निम्न प्रकार से हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की भूमिका व कार्य एक एक करके इसको जो है अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं
मंत्रिपरिषद का निर्माता। तो देखिए, प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ा दल जो है उसके नेता को प्रधानमंत्री के रूप में, यानी बहुमत दल प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति जो है अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। अब बाकी मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो करेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। रियल स्थिति में, वास्तविक स्थिति में होता क्या है कि प्रधानमंत्री अपनी लिस्ट, अपनी सूची सौंप देता है राष्ट्रपति को, और उन्हीं को मंत्री के पद के रूप में जो है राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कि मंत्रिपरिषद का निर्माता वो होता है, मंत्रिपरिषद को वही बनाता है किस विभाग को कौन सा विभाग देना है। इसके अलावा विभागों का बंटवारा करता है, विभागों का वितरण करता है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है। पहली बात तो मंत्री किसे बनाना है यही वो तय करता है। इसके लिए वो ध्यान रखता है विभिन्न जातियों का, पूरे क्षेत्रीय आधार पर, ठीक है, सभी धर्मों का, इन सबको ध्यान में रख करके और जो है वो विभागों को मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। फिर कौन से विभाग, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है, इसके बारे में विभागों का वितरण करने वाले ही वो है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का निर्माता होने के साथ साथ वो मंत्रियों में विभागों का वितरण भी करता है और उनका संघारक भी होता है। अर्थात संघारक का मतलब हो गया कि किसी भी मंत्री से जब चाहे वो त्यागपत्र मांग सकता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के मंत्री जो है उसी के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, अन्यथा वो किसी भी मंत्री को समय से पहले हटवा सकता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है, संचालक होता है, निर्माता होने के साथ साथ संचालक होता है और संघारक भी होता है। संघारक कैसे कि समय से पहले उसे किसी भी मंत्री से हटा सकता है, उसे विभागों को बांट सकता है, विभागों को चेंज कर सकता है, बदल सकता है। तो इसलिए वो विभागों का संचालक होता है, संघारक होता है। और विभिन्न मंत्रियों में विभागों का आवंटन करने का जो दायित्व है वो प्रधानमंत्री का ही होता है। और विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय रखने का दायित्व भी होता है, क्योंकि बिना समन्वय मंत्रिमंडल एक टीम के भांति काम करता है और टीम में सभी अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे अपने परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो टीम जीतती है। उसी तरह परिषद और मंत्रिमंडल जो है अच्छी टीम के रूप में काम कर देंगे तो देश में जो है सुशासन स्थापित हो सकता है। इसलिए वो विभिन्न विभागों में समन्वय भी रखता है। कृषि विभाग, रेलवे विभाग, कृषि विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, ठीक है, रेलवे विभाग, ऊर्जा विभाग। तो इन विभागों के मंत्रियों में आपसी तालमेल और समन्वय बनाने का दायित्व भी प्रधानमंत्री का होता है। तो ये पहला कार्य या भूमिका हो गई कि वो मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक और संघारक होता है। ठीक है, फिर आती है मंत्रालयों का प्रभारी। तो जैसे कि हमने बात की थी, मंत्रियों का में विभागों का वितरण भी वही करता है और साथ में अलग अलग विभागों का प्रभारी भी होता है। वो सारे मंत्री मंडल के जितने भी मंत्री हैं वो सारे प्रधानमंत्री के दायित्व और देखरेख में ही काम करते हैं। इसलिए हर एक विभाग का प्रभारी वही होता है। ठीक है, वैसे तो विभाग उसी के कंट्रोल में कार्य करेगा, लेकिन हर एक विभाग के प्रभारी के रूप में भी वो कार्य करता है। ठीक है, तो मंत्रालयों का विभागों के वितरण के साथ साथ हर एक मंत्रालय का जो है प्रभारी भी वो होता है। ठीक है, ये इसका जो दूसरा दायित्व हो गया या भूमिका हो गई। फिर तीसरा है मंत्रिमंडल का नेता। मंत्रिमंडल का नेता, तो पहले हमने चर्चा की थी कि मंत्रिमंडल में केवल कौन से मंत्री शामिल होते हैं? केवल कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है, अपने अपने विभागों का स्वतंत्र प्रभार होता है और ये अपने विभागों के प्रमुख होते हैं। तो सारे मंत्रिमंडल के जो मिलकर के जितने भी कैबिनेट मिलकर के और मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं वो उन सब का नेता होता है। तो मंत्रिमंडल की जो बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है।
यानी मंत्रिमंडल जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उन सबकी जो बैठकें होती है समय समय पर, उस पर रोज हो सकती है, 10 दिन, 5 दिन, महीने भर, जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करने का दायित्व प्रधानमंत्री का होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कैबिनेट की विभिन्न बैठकों की अध्यक्षता करता है और उनकी बैठकें कब बुलवाना है, कितने समय पर चलेगी, इन सब की तारीख जो है वही तय करता है। ठीक है, उन बैठकों में विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करता है कि कौन से विषय मुद्दे पर चर्चा की जाएगी कैबिनेट की बैठक में, ये भी वही तय करता है। और अपनी इच्छा से कभी भी कैबिनेट को बैठकों को बुला सकता है। ठीक है, कैबिनेट बैठक बुलाने का दायित्व उसी का है, तो जब चाहे वो किसी भी समय कैबिनेट की मीटिंग, कैबिनेट की बैठक बुला सकता है। नंबर 4, संसद व कैबिनेट के बीच कड़ी। संसद व कैबिनेट के बीच योजक कड़ी कह सकते हो, जोड़ने वाली कड़ी कह सकते हो। ठीक है, तो प्रधानमंत्री एक तरफ लोकसभा का नेता होता है, तो साथ में मंत्रिमंडल का भी नेता होता है वो। ठीक है, तो लोकसभा में उसकी मंत्रिमंडल जो है एक टीम के रूप में अपना दायित्व निभाती है। तो संसद और कैबिनेट के बीच में योजक कड़ी का क्या कार्य है, इसका मतलब हो गया कि लोकसभा की जो बैठकें होती है या राज्यसभा की जो बैठकें होती है उसमें एज ए सरकार के प्रभारी के रूप में वो कार्य करता है। तो अगर कैबिनेट में क्या निर्णय हुआ है इसके बारे में संसद को अवगत कराता है। ठीक है, और किसी भी मंत्री से कोई भी प्रश्न पूछे जाने पर उसको जवाब देना पड़ता है लोकसभा में। ठीक है, और शून्यकाल में पूछे गए, प्रश्नकाल में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना पड़ता है। तो इसके रूप में वो नेता के रूप में भी काम करेगा, अर्थात कैबिनेट में क्या निर्णय हुआ है इसको वो लोकसभा के सबके सामने रखता है। ठीक है, तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री संसद व कैबिनेट के बीच में संपर्क सूत्र का कार्य करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, किस मंत्री ने क्या निर्णय लिया है इसके बारे में वो संसद के सामने रखता है। ठीक है, और किसी विभाग में जो भी गतिविधियां हो रही है, जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी निर्णय हुए हैं, उन सब के जो है सूचना वो लोकसभा में और राज्यसभा में रखता है, उनको देता है। वह संसद में सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री ने क्या निर्णय लिया इसको जो है प्रवक्ता के रूप में वो लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखता है। वह लोकसभा का भी नेता होता है, इसलिए संसद व सरकार की नीतियों को स्पष्ट करता है कि भाई सरकार ने क्या निर्णय लिया है, कैबिनेट ने क्या निर्णय लिया है, किसी विभाग ने क्या निर्णय लिया है, इन सब के कार्य जो है वो करता है। फिर 5वां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व। देखिए, प्रधानमंत्री विदेशों में यात्रा करके और विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूरो संघ है, या आसियान है, सार्क देश हैं, इन जितने भी इनके सदस्य है भारत, जहाँ जिन जिन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है वहाँ पर वो भारत का प्रतिनिधित्व करता है, उन बैठकों में भाग लेता है और उसके निर्णय संपूर्ण भारत के लिए गए निर्णय के बराबर होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, विभिन्न देशों के साथ संधि और समझौते पर हस्ताक्षर करता है। ठीक है, जितने भी अन्य देशों के साथ भारत के समझौते होते हैं उन समझौतों पर वो हस्ताक्षर करता है। फिर आता है प्रशासनिक प्रमुख। तो जैसे कि हमने बात की थी, अलग अलग विभागों के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उन्होंने अपने विभाग से संबंधित जो भी निर्णय लिए हैं उन सब से प्रशासनिक जो है वो निर्णय, उनकी सूचना वो देता है। ठीक है, यानी प्रशासन को चलाने का दायित्व भी उसी का होता है, क्योंकि कैबिनेट मंत्रियों के अधीन प्रशासन होता है, प्रशासनिक कार्यपालिका होती है। तो प्रशासनिक कार्यपालिका को संचालन करने का दायित्व भी उसी का होता है।
ठीक है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होने के नाते प्रशासनिक प्रमुख भी होता है, अर्थात देश का प्रशासन अंतिम रूप से उसी के द्वारा संचालित किया जाता है। पूरे देश का प्रशासन, रेलवे प्रशासन है, वित्त प्रशासन है, विदेश प्रशासन है, ठीक है। तो ये सारे प्रशासन देखने का दायित्व भी अंतिम रूप से उसी के पास होता है। फिर है नीति आयोग का अध्यक्ष। तो जैसे कि हमने चर्चा की थी कि पहले 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका काम था देश के लिए योजनाएं तैयार करना, ठीक है। लेकिन 2015 में योजना आयोग को, इस संस्था को, 50 साल पुरानी संस्था को बदल करके इसका नाम कर दिया गया नीति आयोग। तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ये नीति आयोग वर्तमान में योजनाएं तैयार करता है। तो नीति आयोग में सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो उसके सदस्य होते हैं, और ये देश के लिए योजना बनाने का एक प्रमुख अभिकरण है, प्रमुख हम कह सकते हैं एक ऐसा संस्था है जो देश के लिए योजनाएं तैयार करने की सिफारिश करता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो नीति आयोग, इसका गठन 2015 में हुआ था, योजना आयोग के स्थान पर इसको बनाया गया था। इसके जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है, अर्थात देश के लिए योजनाएं तैयार करने का भी मुख्य दायित्व उसी का होता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा, जिसके नाते वह देश की मुख्य नीति निर्माता होता है। देश के लिए नई योजनाएं तैयार करने का मुख्य दायित्व उसी का होता है। इसलिए कहा जाता है कि भारत का पीएम विश्व के शक्तिशाली शासनाध्यक्षों में से एक है। जितने भी शासनाध्यक्ष हैं उनमें से एक शासनाध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है, इसके नाते वह देश के लिए योजनाओं का निर्माण करता है। 8वां, मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के बीच योजक कड़ी। देखिए, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच जोड़ने का काम करता है वो, ठीक है। यानी मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच जोड़ने वाली कड़ी का वो काम करता है, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचना या दिए गए आदेश को वो मंत्रिपरिषद तक पहुंचाता है, और मंत्रिपरिषद के द्वारा या किसी मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना वो राष्ट्रपति तक देता है, राष्ट्रपति को पहुंचाता है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों को, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में योजक कड़ी का, संयोजक का काम जो है प्रधानमंत्री करता है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच योजक कड़ी का कार्य करता है। वह किसी भी मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में राष्ट्रपति को तक सूचना देता है, यानी राष्ट्रपति को अवगत कराता है कि साहब हमारे मंत्री ने ये निर्णय लिया है, या हमारी मंत्रिपरिषद ने, मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया है। इसके बारे में वो राष्ट्रपति को सूचित करता है, सूचना पहुंचाता है, तथा राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाएं कैबिनेट तक पहुंचाता है कि राष्ट्रपति ने ये सूचना मांगी है। इसके बारे में वो कैबिनेट या मंत्रिपरिषद को सूचना देता है। तो इन दोनों के बीच में जोड़ने का कार्य जो है प्रधानमंत्री करता है। फिर आता है सरकार का मुख्य प्रवक्ता। सरकार का मुख्य प्रवक्ता, देखिए राष्ट्रपति जो है वो सरकार का एज ए मंत्रिमंडल के नेता के नाते सरकार की नीतियों को जो है जनता के सामने रखता है, ठीक है। सरकार ने क्या योजनाएं तैयार की है, कौन से विभाग के लिए क्या योजनाएं तैयार की है, इसके प्रवक्ता के रूप में वो जो है जनता के सामने सरकार के लिए गए निर्णयों के बारे में अवगत कराता है, ठीक है। तो संसद, यहाँ तक कि जनता के सामने और संसद में भी वो सरकार का प्रवक्ता होता है। संसद में भी सरकार ने क्या निर्णय लिया है
सरकार की जो आलोचना उसे रोकना इसका मुख्य दायित्व होता है। तो संसद में प्रधानमंत्री जो है वो मुख्य प्रवक्ता होता है, वो किसी भी मंत्री का बचाव कर सकता है, उसके संबंध में अपनी राय दे सकता है, ठीक है। तो जिसमें वह सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, कोई नई नीति बनानी है तो जनता के सामने रखता है, और संसद में मंत्री के नाते या मंत्री के नेता के नाते, मंत्रिमंडल के नेता के नाते वो जो है सूचना पहुंचाता है, या हम जो है कह सकते हैं प्रवक्ता के रूप में उद्घोषणा करता है, ठीक है। नंबर 10, सभी नियुक्तियों में राष्ट्रपति को परामर्श। नियुक्तियों में राष्ट्रपति को परामर्श। देखिए, संविधान के द्वारा सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई, लेकिन साथ में ये लिखा गया है कि वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से कार्य करेगा, उसकी सिफारिश से कार्य करेगा। इसका मतलब हो गया कि वो राष्ट्रपति को सभी तरह की नियुक्तियां में सलाह देता है। जितनी भी आपने नियुक्तियां पढ़ी है, राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियां पढ़ी है, उन सभी नियुक्तियों को एज ए प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सजेस्ट करता है, सिफारिश देता है कि साहब इस व्यक्ति को CAG के रूप में नियुक्त करो, इस व्यक्ति को जो है आप जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करो, इससे UPSC चेयरमैन बनाओ। तो इन सब की सिफारिश या परामर्श जो है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा दी गई सभी नियुक्तियों के लिए परामर्श देता है, और राष्ट्रपति को उनके परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, ठीक है। तो सारी नियुक्तियां एक्चुअल में मंत्रिपरिषद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। केवल राष्ट्रपति को सिफारिश देता है, राष्ट्रपति उसको उस पर हस्ताक्षर करता है, राष्ट्रपति उसको ऑथराइज कर देता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में नियुक्तियां जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा ही, प्रधानमंत्री के द्वारा ही होती है। अंतिम पॉइंट है विदेश नीति का मुख्य निर्माता। तो प्रधानमंत्री जो है वो न केवल देश की आंतरिक नीतियों का निर्माण करता है, बल्कि विदेश नीतियों का भी निर्माण करता है। किस देश से कैसे संबंध रखने हैं, पड़ोसी देशों से कैसे रखने हैं, अमेरिका, जापान जैसे ताकतवर देशों से कैसे रखने हैं, इन सब का जो हम कह सकते हैं निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिया जाता है। तो न केवल वो देश की आंतरिक नीति, किस देश से कौन से व्यापारिक संबंध रखने हैं, किस देश से कौन से सैन्य संबंध रखने हैं, किन से हथियार खरीदने हैं, किन देशों की बैठकों में जाना है, कौन से संगठन की बैठकों में उपस्थित होना है, ये सब निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री न केवल देश की आंतरिक नीतियों का निर्माता होता है, बल्कि विदेश नीति का भी निर्माता होता है। वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं, आसियान देशों के हैं, सार्क देशों के हैं, तो उन देशों में वहाँ जब भारत को बुलाया जाता है या भारत के जो है वहाँ पर मीटिंग रखी जाती है, तो उसकी जो अध्यक्ष हम कह सकते हैं प्रतिनिधित्व, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री करता है। वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है तथा अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों की घोषणा भी करता है कि किस देश से कैसे संबंध रखने हैं, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हमने क्या चर्चा की थी, प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है, क्या कार्य है और किस तरह वो कार्य करता है। तो हमने ये सारे 8-9 पॉइंटों के रूप में हम जो है प्रधानमंत्री के कार्यों की चर्चा कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपके कोई 3 कार्य है, 5 कार्य पूछ सकते हैं। अगर 3 नंबर का है तो 3 कार्य है, 5 कार्य पूछ सकते हैं। बड़ा प्रश्न आए तो प्रधानमंत्री की भूमिका और कार्यों को समझाइए, तो उसमें आपको 9-10 पॉइंट जो है लिखने हैं, ठीक है। तो आज का जो आपका 5वां चैप्टर ये पूरा हो गया। संघीय कार्यपालिका का जो है प्रश्न, ये जो है आपका चैप्टर है पूरा हो गया। राष्ट्रपति के बारे में हमने चर्चा कर ली थी और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा कर ली थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।